पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को कार की डिक्की में बंद करके रखा गया है। कोई शख्स है जिसने उसे किडनैप किया है। उसके चिल्लाने की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, पर वास्तव में हुआ क्या था ये जानने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 साल की कोरियन अमेरिकन लड़की ह्यून जय से। दौर चल रहा है 1994 का। जे न्यू मैक्सिको में अपने इमिग्रेंट पेरेंट्स के साथ रहती है। पेरेंट्स के साथ वो इस स्टोर को चलाती भी है। एक रात वो नाइट आउट के लिए अपने दोस्तों के साथ निकलती है। यहाँ जब वो बार में पहुंची है तब उसने ड्रिंक लेना शुरू किया। एक लड़का उसे बार बार देखे जा रहा था। ये कोई फायर फाइटर है। जे की मुलाकात इस यंग फायर फाइटर से हुई। यहाँ दोनों ने बातचीत करनी शुरू की। फायर फाइटर भी जे में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था। उसने जे को राइड देने के लिए ऑफ़र किया। इसके बाद दोनों साथ में राइड के लिए निकल पड़े। एक फ्यूल स्टेशन पर जब दोनों रुके तब वो फायर फाइटर कार से बाहर निकला। जे ने उसका बैज देखा। इस बैज पर लिखा है फायर फाइटर सैंपल। थोड़ी देर में उसने समझ लिया है कि उस फायर फाइटर का बैज फेक है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उस फायर फाइटर ने उसे कैप्चर कर लिया, उसे बांध दिया और फिर दूसरे कार के ट्रंक में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसके बाद जे को ड्रग दिया गया और फिर उसे एक आइसोलेटेड वेयर हाउस में रखा गया है। यहाँ उसके ब्रेसेस को रिमूव कर दिया गया। उसके पास की सारी चीज़ें लेकर उसे एक ब्रेसलेट दिया गया है। इसमें जीपीएस लगा है, उसे कहीं से भी ट्रैक किया जा सकता है। जे की नींद जब खुली तब उसने देखा कि यहाँ बहुत सी लड़कियों को कैद करके रखा गया है। इस कहानी में बॉब भी है। बॉब एक करप्ट ऑफिसर है। आज उसने 2 लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया है। जे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉब से। वो यहाँ वुमेन ट्रैफिकिंग का लोकल लीडर भी है। इन सब के साथ ही वो ड्रग्स का धंधा भी करता है। उसका साथी है ड्रग एडिक्ट वॉन। बॉब जे से कहता है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की सारी खबर है, तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर नहीं किया तो उनकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मेरे पास तुम्हारे घर का भी एड्रेस है। यहाँ बॉब ने उसे नया नाम दिया है ईडन। उसने ईडन से कहा, तुम्हारे पास 2 दिन है, अपने इस नए काम और लाइफ को एक्सेप्ट करो वरना तुमसे फोर्सफुली इस काम को कराया जाएगा। बाद में सभी लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद उसे बाकी लड़कियों के साथ ले जाया जाता है। यहाँ एडल्ट फिल्म की शूटिंग चल रही है। बाकी लड़कियों के साथ ईडन के हाथों को भी हैंडकफ से बांध दिया गया है। यहाँ सभी लड़कियों से एडल्ट फिल्म में फोर्सफुली काम कराया जा रहा है। इन सब के बाद इन्हें प्रोस्टिट्यूट बनाकर भेज दिया जाता है। यहाँ वॉन ने उसे कहा, तुम्हें अपने चेहरे पर स्माइल रखनी होगी क्लाइंट को खुश करने के लिए। अपने पहले प्रोस्टिट्यूशन जॉब में ईडन अपने क्लाइंट पर अटैक करती है। वो यहाँ से भागती है। वॉन उसका पीछा करता है। थोड़ी चेसिंग के बाद वॉन ने उसे पकड़ लिया। इस समय ये एक घर के पास थे। यहाँ एक लेडी ने वॉन से जानना चाहा कि आखिर वो इस लड़की को क्यों मार रहा है। वॉन ने कहा कि ये ड्रग एडिक्ट है, वो इसका इलाज कराने ले जा रहा है। बाद में वॉन ईडन को पनिश करता है। वो ईडन को एक टब में डालता है जो कि बर्फ से भरी हुई है। वॉन ने ईडन को रात भर के लिए इसी में छोड़ दिया। इसके बाद बॉब ने वॉन को कन्फ्रंट किया। उसने वॉन को कहा, तुम लापरवाह हो। यहाँ बॉब ने वॉन को स्लैप भी किया। इन सब में 1 साल बीत गया है। ईडन ने इस ज़िंदगी को काफ़ी हद तक कबूल कर लिया है। वो इस काम को करते हुए फेस पर स्माइल रखना भी सीख गई है। उसने यहाँ एक लड़की प्रिस्किला से दोस्ती भी की है। प्रिस्किला से जब ईडन ने अपनी उम्र बताई 19 साल तब प्रिस्किला को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यहाँ लड़कियों के साथ कुछ अननोन होता है जिससे वे बहुत उम्रदराज लगने लगती हैं। कुछ समय बाद प्रिस्किली को मिस्टीरियस तरीके से यहाँ से ले जाया गया। ईडन ने नोटिस किया कि एक लड़की है जो वॉन की भी वफादार है। उसका नाम स्वेतलाना है। स्वेतलाना के पास एक क्लास रिंग है। ईडन को याद आया कि ये वही रिंग है जो उसके पिता ने उसे उस दिन दिया था जिस दिन उसका किडनैप हुआ था। वो उस रिंग को स्वेतलाना से फोर्सफुली लेने की कोशिश करती है। यहाँ वॉन आकर उसे पकड़कर अकेले में ले जाता है। वॉन उसे यहाँ इस रिंग को निगलने को कहता है। ईडन ऐसा करती भी है। यहाँ ईडन उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम उस बार में अक्सर जाते हो, तुम रशियंस को भी ऐसे ही पकड़ते हो, तुम वाइट लड़कियों के जरिए ज़्यादा पैसे कमाते हो। यहाँ सभी लड़कियाँ पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकती हूँ। मैं हर चीज़ का ट्रैक रखूँगी। मैं अपने स्टोर में भी ये काम करती थी, तब मैं 9 साल की थी। मुझे अकाउंटेंसी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वॉन ने इन सब से इनकार किया। इस पर ईडन वॉन के हाथ की गन को अपनी तरफ पुल करते हुए कहती है, मुझे मार दो। इसके बाद हम देखते हैं कि ईडन एक फ्रेटर्निटी पार्टी में ईडन से हेल्प मांगता है। ये पार्टी इस रैकेट के लड़कों और लड़कियों के साथ रखी गई है। यहाँ काफ़ी लड़के हैं जो वॉन की तरह ही लड़कियों को अट्रैक्ट करके उन्हें किडनैप करके यहाँ लाते हैं और फिर बॉब तक ले जाते हैं। इस पार्टी में ईडन ने वॉन की अकाउंटिंग में मदद की।
इसके बाद हम देखते हैं कि दो लड़कियां यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, पर ईडन ने वॉन की हेल्प की उन्हें रिकैप्चर करने में। इन सब के बाद वॉन ने अब स्वेतलाना की जगह ईडन को दे दी है। स्वेतलाना ने इसका विरोध किया। इस पर वॉन ने कहा, मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा, जहाँ के लोग तुम्हारे साथ अब तक का सबसे बुरा सलूक करेंगे। इन सब के बाद स्वेतलाना ने अपने विरोध को समाप्त करके ईडन को अपनी जगह दे दी। अब स्वेतलाना का सारा काम ईडन करती है, फ़ोन कॉल्स को आंसर करना, डे टू डे ऑपरेशंस में मदद करना। इन सब के साथ ही अब उसे ऑपरेशंस में डाल दिया गया है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार को लीड कर रहा है। ये सेमिनार ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर है। यहाँ दो डिटेक्टिव्स ने उसे क्वेश्चन किया। ये डिटेक्टिव्स एक मिसिंग डेप्यूटी और एक लैंड ऑनर के मर्डर की जांच कर रहे हैं। ये वही दो शख्स हैं जिसका मर्डर करते हुए हमें बॉब को फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। बाद में ईडन और वॉन बॉब से मिलते हैं। वो डेड बॉडीज़ को पास के एक लेक में डिस्पोज करते हैं। यहाँ इनकी मदद के लिए स्वेतलाना भी है। वॉन ने मौका देखकर बॉब को धोखा देते हुए उस पर वार किया। बोट पर उसने ब्रूटल तरीके से बॉब को मार दिया। कुछ दिनों बाद ईडन यहाँ के क्लाइंट्स का फ़ोन अटेंड कर रही थी। यहाँ एक कस्टमर ने उससे पूछा कि एक रात की कीमत क्या होगी। ईडन समझ चुकी है कि ये कोई पुलिस स्टिंग है, क्योंकि उसके क्लाइंट कभी भी प्राइस की बात नहीं करते। उसने ऑर्डर ले लिया पर कुछ बताया नहीं। इन सब के बाद ईडन और वॉन एक लड़की को एक घर में ले जाते हैं। ये घर मारियो का है। यहाँ मारियो भी मौजूद है। ईडन ने मारियो को देखकर याद किया वो दिन जब उसे किडनैप किया गया था। तब वो शख्स मारियो ही था जिसने उसे अपने कार के ट्रंक में ट्रांसपोर्ट करके वेयरहाउस पहुंचाया था। थोड़ी देर बाद बहाना करके ईडन बाथरूम में जाती है। दूसरे कमरे में वो देखती है कि ये कमरा बेबी बेड से भरा हुआ है। यहाँ उसे प्रिस्किला भी दिखती है। प्रिस्किला अब प्रेग्नेंट है। अब ईडन समझ चुकी है कि क्यों मिस्टीरियस तरीके से प्रिस्किला को गायब किया गया और फिर यहाँ लाया गया। प्रिस्किला ने बताया कि जब वो बच्चे को जन्म देगी तब उसे वापस वहीं पहुँचा दिया जाएगा और बच्चे को बेच दिया जाएगा। पर जब प्रिस्किला को पता चला कि ईडन भी अब इन ट्रैफिकर्स में शामिल हो गई है तब उसने चिल्लाने की कोशिश की। ईडन ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे साथ मेरी भी जान जाएगी। बाहर आकर ईडन देखती है कि टीवी पर न्यूज़ चल रही है। इसमें बॉब को मरा हुआ दिखाया गया है। उसके बारे में न्यूज़ चल रही है कि उसने आर्मी में देश की सेवा की। मरने के बाद भी देश के एक एसेट के तौर पर उसे याद रखा जाएगा। ईडन को लिए अब वॉन वापस आ रहा था। तब उसने ईडन का चेहरा देखा। उसके एक्सप्रेशंस अब बदले हुए हैं। वो काफ़ी सीरियस लग रही है। वॉन ये समझ चुका है कि ईडन ने ये जान लिया है कि मारियो के घर में क्या होता है। वो उसे गाड़ी रोकने को कहता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पर शक है। क्या तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? ईडन ने इन सब से इनकार किया। वॉन ने उसे अपनी लॉयल्टी प्रूव करने को कहा। वो उस लड़की को जिसे ले जा रहे हैं ईडन को मारने को कहता है। अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए उस लड़की को शूट करने को ही थी कि आखिरी मोमेंट पर वॉन ने उससे गन छीन ली। वो उसे गले से लगाते हुए उस पर शक करने के लिए माफ़ी मांगता है। वापस आने पर एक शख्स को वॉन के आदमियों ने पकड़कर मारना शुरू किया है। उस पर शक है कि उसने पुलिस को यहाँ की इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बाद सभी लड़कियों को यहाँ से मूव किया जा रहा है। इस काम की जिम्मेदारी ईडन को दी गई है। साथ ही यहाँ के सभी बॉक्सेस को जलाने की भी जिम्मेदारी उसकी है। ईडन दूसरी असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर इन लड़कियों को कहाँ ले जाया जाएगा, पर वो कोई जवाब नहीं दे पाती। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं मालूम कि आगे हम सब कहाँ जाने वाले हैं। इन सब के बाद सभी को वॉन के घर में ले जाया गया है। यहाँ जब ईडन ने वॉन से पूछा तब उसने बताया कि सभी अब दुबई मूव कर रहे हैं। अब सारा काम वहीं से किया जाएगा। ईडन को ये रियलाइज़ हुआ है कि ये उसका लास्ट चांस है एस्केप करने का। जब वॉन बाथरूम में गया तब ईडन ने वॉन के मेथ पाइप को केमिकल से स्प्रे किया। इसे वॉन ने इनहेल किया और वहीं मर गया। इसके बाद ईडन अपने एंकल से ट्रैकिंग ब्रेसलेट को काटती है। वॉन के घर से ड्रग और पैसों को लेकर वो पहुंची है मारियो के घर। यहाँ वो मारियो से कहती है, मैं तुम्हें ये सारे पैसे और ड्रग्स देने को तैयार हूँ, बदले में तुम्हें प्रिस्किला को मुझे सौंपना होगा। मारियो ने इससे इनकार किया, पर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसे अच्छी तरह याद है जब वो ईडन को ट्रांसपोर्ट करके लाया था। वो उसे प्रिस्किला से मिलने की इजाज़त दे देता है। मारियो जब दूसरी तरफ देख रहा था तब मौका देखकर ईडन ने मारियो की बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करके उसे मार दिया। ईडन प्रिस्किला को ढूंढती है। वो उसे उसके बच्चे के बारे में पूछती है। प्रिस्किला रोते हुए बताती है कि उसके बच्चे को सेल कर दिया गया है। ईडन उसे गले से लगाती है। इसके बाद दोनों इस घर से भाग जाते हैं। ईडन रास्ते में रुककर एक फ़ोन बूथ से अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आती है। इतने दिनों बाद अपनी माँ की आवाज़ सुनकर ईडन काफ़ी भावुक हुई है। उसकी माँ ने कहा, क्या तुम जे हो? ईडन को याद आया कि उसका असली नाम क्या था और इतने दिनों से वो किस नाम के साथ जी रही थी, पर अब वो आज़ाद है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।